हाय स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर के अंदर हम लोग जानेंगे कि हमारी जो ये ब्यूटीफुल आईज हैं जिससे हम इस दुनिया की खूबसूरती को, इस दुनिया में चीज़ें कैसी हैं उसको देख पाते हैं, वो काम कैसे करती हैं, दूसरा इनका स्ट्रक्चर क्या है और इनसे डिफरेंट पार्ट्स किस तरह से टुगेदर फंक्शन करते हैं, इनमें आने वाले डिफेक्ट क्या है, उनको फिक्स कैसे करें। तो बात शुरू करते हैं हमारी आंखों से। हमारी आंखें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन्स है। ये हमको ऐसी स्टिमुलाई देता है जिसमें हम लोगों को पहचान पाते हैं, चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, चीज़ों को देख पाते हैं, इस दुनिया को उस ब्यूटी में परसीव करते हैं जिसमें ये एक्चुअली है। वी गेट टू नो अबाउट द ब्लू कलर ऑफ द सीज, द ब्लू कलर ऑफ द स्काईज, द ग्रीनरी ऑफ द फॉरेस्ट, और वो सारी चीज़ें सारे लोगों को हम जान पाते हैं अपनी इन आंखों की वजह से। तो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ नॉर्मल फंक्शनल ह्यूमन बीइंग, आई बिकम्स अ वेरी क्रिटिकल ऑर्गन टू टेक केयर ऑफ एंड टू प्रोटेक्ट। अब हमारी आई काम कैसे करती है, तो ये बहुत सिंपल है। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो भैया उसके लिए हमारे आई बॉल पर गौर देना होगा। आपने देखा होगा कि ये स्कल के हमारे दो सॉकेट के बीच में दो आई बॉल्स रखे हुए हैं, इसको आई बॉल्स बोलते हैं अपने लोग, और यही ह्यूमन आई है। अब इसको ध्यान से देखोगे तो बीच में आपने एक कलर्ड पोर्शन देखा होगा, एक वाइट पोर्शन देखा होगा उसके अराउंड, और इस कलर्ड पोर्शन के आगे का लेयर ट्रांसपेरेंट होता है। तो भैया इसके स्ट्रक्चर को और डिटेल में देखने के लिए हम अब आई बॉल को रखेंगे बिल्कुल आपके सामने देखते हुए, फिर उसके साइड व्यू लेंगे और उसको स्लाइस ओपन करने की कोशिश करेंगे, तो वो ऐसा दिखेगा। अब आप बोलोगे ऐसा दिख रहा है सर, ये सारे पार्ट्स हैं क्या, वॉट आर दिस पार्ट्स एंड वॉट इज देयर फंक्शंस। तो चलिए अपने लोग शुरू करते हैं इस साइड से चीजों को जानने। अगर हम लोग आंखों को देखें तो जो पार्ट हमारे आंखों के सामने क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जो लाइट को रिसीव करके हमारे आंखों के आगे भेजता है, वो ये वाली पार्ट होती है। सी दिस पार्ट, मैं रेड मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूं। ये वाली पार्ट होती है जो हमारी आंखों में लाइट को आने में हेल्प करती है। ये ट्रांसपेरेंट सी जो लेयर है आगे, जो हमारी आंखों की स्फेरिकल स्ट्रक्चर से थोड़ा बल्ज आउट हो रहा है, थोड़ा बाहर निकला हुआ है, उभरा हुआ है, वो पार्ट को अपने लोग क्या बुलाते हैं, तो वी कॉल इट कॉर्निया। ये कॉर्निया रिस्पॉन्सिबल है मैक्सिमम लाइट को कैच करके हमारे आंखों के अंदर पहुंचाने के लिए। एग्जैक्टली आंखों के अंदर नहीं, बट हमारे आई बॉल के अंदर एंटर करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या, कॉर्निया। ये ऐसे सेल से बने होते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो ह्यूमन विजन के लिए और लाइट इजीली इंटर कर सके। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे इसके बारे में भी देखेंगे, इन ट्रांसपेरेंट सेल्स के बारे में, जो हॉट्स में आजकल पूछे जा रहे हैं 10th के बोर्ड्स एग्जाम्स में। तो उसके लिए हम थोड़ा अलग करेंगे। लेट इट बी हियर कि भैया ये कॉर्निया करता क्या है। तो सिंस इसकी शेप थोड़ी कॉन्वेक्स ऐसी है, तो ये ऑलमोस्ट बाहर की सारी कन्वर्जिंग लाइट रेज को एक साथ कंबाइन करके आंखों के अंदर एंट्री करवाता है। अब बाहर की लाइट की ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग हमारे आंखें रिएक्ट करती हैं। क्यों करती हैं, कैसे करती हैं, हम आगे बिल्कुल जानेंगे। कौन सा पार्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो भी जानेंगे। पहले आंखों के कौन से पार्ट्स हैं और किन्हें हम देख सकते हैं वो तो जान लें। तो चलो, लाइट जब इंटर करता है तो आगे इसके रुकावट में आता है हमारा ये पोर्शन जो हमारी आंखों की कलर्ड पार्ट होती है। आपने लोगों की आंखें देखी होगी, कुछ लोगों की आंखें ब्राउन होती हैं, कुछ लोगों की आंखें टर्कोइज होती हैं, कुछ लोगों की आंखें ब्लू होती हैं और कुछ लोगों की आंखें काली भी होती हैं। तो वो जो कलर्ड शीट ऑफ डायफ्राम और एक खास पैटर्न हमारे आंखों के उस ट्रांसपेरेंट पोर्शन में दिखता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आइरिस। और ये आइरिस के बीच में जो खाली जगह बनता है, दिस ओपन वैकेंसी इन द प्लेस ऑफ आइरिस, ये वाली खाली जगह, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्यूपिल बोलते हैं। और भैया उसके बाद हमारे पास आता है हमारी आंखों की लेंस, और लेंस को होल्ड करती है ये दो मसल की ग्रुप। these two muscle groups are known as ciliary muscles। और ciliary muscles के बाद जहां पर हमारी आंखों में एक्चुअल लाइट के कारण इमेज बनती है, वो बनता है ये पूरा स्क्रीन। और ये हमारी आंखों की स्क्रीन है और इसी का नाम क्या है,
रेटिना। और इस स्क्रीन पर जब इमेज बन जाती है तो इनको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हमारे ब्रेन तक भेजने का काम करता है ऑप्टिक नर्व। तो इन सारे पार्ट्स के स्ट्रक्चर कैसे है, जो चीज हमने समझा उसको सिंपल वर्ड्स में आगे की स्लाइड में बताया हुआ है। तो पहली बात जाते हैं, कॉर्निया। हमारे आंखों में लाइट इंटर करती है किसके थ्रू? एक ट्रांसपेरेंट थिन मेम्ब्रेन के थ्रू करती है, उसको हम लोग कॉर्निया बुलाते हैं। ये ट्रांसपेरेंट थिन मेम्ब्रेन लाइट रेस को गैदर करता है और हमारे आंखों में होने वाले मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन इसी सरफेस पे होता है। यानी सबसे ज्यादा लाइट को बेंड करके हमारे आंखों में टनल करने का काम कौन करता है भैया? तो ये हमारा कॉर्निया करता है। दूसरी है स्क्लेरा। हमारे आंखों में ये ट्रांसपेरेंट पार्ट और कलर्ड पार्ट के अलावा एक व्हाइट लेयर भी होती है जो टच करने पर अपने को टफ फील होती है। वो हमारे आंख के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्शन देती है एंड वी कॉल इट व्हाट? स्क्लेरा। वी कॉल इट व्हाट? स्क्लेरा। वहीं पर आई बॉल, ये पूरा का पूरा एपरेटस स्फेरिकल शेप जिसकी डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर की होती है और जिसके अंदर सारे के सारे पार्ट्स ऑफ द आई रहते हैं, अपने उसको आई बॉल बुलाते हैं। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? अगर कोई इंसान पूछे तो एक्वस ह्यूमर वो फ्लूइड होती है जो इस पार्ट में रहे। कौन सी पार्ट में? तो कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो लिक्विड भरी रहती है, फ्लूइड भरी रहती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्वस ह्यूमर। वहीं पर आगे, उसके जस्ट आगे आइरिस आती है और आइरिस क्या है? डार्क मस्कुलर डायफ्राम है जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपिल क्या है? तो आइरिस के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से जो स्पेस बनता है जिससे लाइट हमारे आई लेंस तक यानी आंखों के इंटरनल पार्ट तक पहुंचती है, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? प्यूपिल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं उसको? प्यूपिल बुलाते हैं। तो आप लोग के पास 2 मिनट का टाइम है, आप जल्दी से जल्दी इसको नोट डाउन करने की कोशिश करो। अब उसके आगे आती है हमारी आंखों की लेंस, जो हमने शायद फिगर में देखा था। ये वाली जो पार्ट है हमारी, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। ये ट्रांसपेरेंट सेल से बनी होती है, फ्लेक्सिबल होती है और भैया यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे आंखों में इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो प्यूपिल के जस्ट पीछे एक ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग लेंस बोलते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस होता है ताकि रियल इमेज इन ऑल कंडीशन फॉर्म कर सके, और ये फ्लेक्सिबल होता है जिसके कारण ये अपनी शेप को बदल सके। और इसके दोनों एंड पॉइंट पर सिलियरी मसल पिंच किए हुए रहते हैं जो इसको स्ट्रेच करके या स्क्वीज करके इसकी फोकल लेंथ को बदल सके, जिससे हम ये केपेबल हो सके कि नजदीक की चीज भी शार्प दिखे और दूर की चीज भी हमारे लिए क्या दिखे? शार्प दिखनी स्टार्ट हो जाए। आगे है सिलियरी मसल्स। ये वो मसल्स हैं जो मॉडिफाई करते हैं कर्वेचर ऑफ लेंस और इंसान के आंखों की फोकल लेंथ को बदलते हैं। अब आती है एक और आंखों में भरी हुई फ्लूइड जिसको हम लोग विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। वो कहां से कहां पर रहेगी? तो लेट्स सी इट। वो आई लेंस के बाद और रेटिना से पहले वाली पूरी एरिया को फिल करती है और उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? उस फ्लूइड को विट्रियस ह्यूमर। क्या बुलाते हैं उसको? विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर का काम क्या है? तो सिंस हम लोग बाहर के एरिया में रहते हैं और बाहर में हम लोग जानते हैं कि हम जहां भी रह रहे हैं वह हमारे आसपास एक पूरी की पूरी एटमॉस्फेयर है और पूरी की पूरी एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर क्या अप्लाई करती है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारे ऑर्गन्स कोलैप्स ना करें इसलिए उनकी प्रेशर मेंटेन करने के लिए आइदर एयर आइदर फ्लूइड कुछ ना कुछ रहता है जो उनकी स्ट्रक्चर को सपोर्ट दे सके। तो टू provide the structure and support to the eyeball so that it does not collapse, this fluid is there. अब आता है नेक्स्ट, वो स्क्रीन, वो लाइट सेंसिटिव सेल से बना हुआ स्क्रीन जहां पर वो लाइट रेज हमारे आंख के लेंस से होकर पास करती है और इमेज क्रिएट करती है। तो रेटिना वो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है जहां पर इमेज फॉर्म होता है। ये डेलिकेट होता है और बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं इसमें। इसलिए जो इमेज हमारे आंखों पे बनता है उसको वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करता है। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स फिर हमारे
ब्रेन में जाती है किसके थ्रू? ऑप्टिक नर्व के थ्रू। अब इसमें से कुछ डिटेल पोर्शन में बताऊंगा, जैसे कि इसमें होती है दो तरह की सेल्स, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। मैं डिटेल में बताऊंगा थोड़ा आगे बढ़ के, बस ये जानिए कि इसमें रॉड और कोन सेल्स होती हैं, उनकी फंक्शनैलिटी थोड़ी डिफरेंट है, बट हम लोग देखेंगे। क्लियर है? अब आते हैं लास्ट पार्ट, जिसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व। क्लियर है? वो नर्व है, वो हम लोग का वो न्यूरॉन है जो हमारी आंखों की सारे इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कैरी करता है और हमारे ब्रेन तक पहुंचाने की नेटवर्क का काम करता है। सो दीज आर दी 11 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर आई। ये 11 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो हमारे आई की फंडामेंटल स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो अपना समय लीजिए, टेक योर टाइम एंड नोट इट डाउन, और टेक अ स्क्रीनशॉट एज यू विश। हम इन नोट्स की पीडीएफ फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अटैच करके दे देंगे। तो बाहर की दुनिया में मानो रोशनी, सनलाइट आई फॉल की, और आप लाइट के कॉन्सेप्ट से जानते हो, लाइट जब रिफ्लेक्ट करती है और किसी रिफ्रैक्टिंग या रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है तभी उसकी इमेज फॉर्मेशन होती है। और हमारी आंख में तो रिफ्रैक्टिंग के दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस है लाइट कलेक्ट करने के लिए और दूसरी सरफेस किस लिए है? तो इमेज फॉर्म करने के लिए। तो भैया ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट निकली, ये मैं एरो बता रहा हूं, लाइट की बात है, वो कहां हिट करती है? कॉर्निया से। फिर वो कहां से गुजरेगी? प्यूपिल से। फिर वो कहां को गुजरेगी? आई लेंस से। फिर कहां फॉल करेगी? रेटिना पर। और फिर कहां जाएगी? ब्रेन में जाएगी। जरा समझने का, आपके दिमाग में एक सवाल पक्का आएगा, सर रियल इमेज बन रहा है तो हमारे आंखों में इमेज उल्टी होनी चाहिए। यस, यू आर परफेक्टली करेक्ट। हमारे आंखों के जो रेटिना पर इमेज बनती है दैट इज परफेक्टली इन्वर्टेड। आप बिल्कुल सही हो। तो अब इसमें कुछ मिसिंग है। कैसे? ऑब्जेक्ट से कॉर्निया पर पहुंचा, कॉर्निया क्या काम करेगी? गैदर्स लाइट। फिर प्यूपिल में पहुंची, रेगुलेटेड बाय आइरिस। आइरिस ने प्यूपिल की साइज रेगुलेट की। उसके बाद ये आईलेंस में पहुंचा, फोकल लेंथ रेगुलेटेड बाय कौन? सीलियरी मसल्स। और फिर रेटिना पर पहुंचा। रेटिना पर पहुंचते ही कौन वहां काम किए? रॉड एंड कोन सेल्स। अब मैं कुछ लिखने वाला हूं स्पेशली रॉड एंड कोन सेल्स के बारे में। बेटा, हम जब अपनी दुनिया में चीजें देखते हैं तो दो तरह की वैल्यू से देखते हैं। एक होता है कलर इंटेंसिटी, कि भैया कौन सी कलर कितने ब्राइटनेस के साथ दिख रही है, और दूसरी ब्राइटनेस। हम ग्रीन, येलो, रेड ऐसे देख सकते हैं, पर दुनिया की हर एक ग्रीन, येलो और रेड एक जैसी नहीं दिखती है, क्योंकि इनकी वाइब्रेंस और ब्राइटनेस डिफरेंट होती है। तो हमारी आंखों में भी दो टाइप के सेल होते हैं जो सर्टेन चीजों के लिए सेंसिटिव होते हैं। रॉड सेल्स more sensitive to intensity of light, more sensitive to intensity of light। तुम बोलोगे ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है सर, बड़ा खतरनाक सा लग रहा है। अबे ब्राइटनेस सिंपल है, ज्यादा ब्राइट मोर इंटेंसिटी, लेस ब्राइट लेस इंटेंस। अरे हरा आपने देखा होगा ना कि भैया आप गूगल पिक्सल या फिर आईफोन से कोई बाग बगीचे की फोटो लो, उसकी हरियाली सही दिखती है, जैसे रियल लाइफ में होती है उसे करीब दिखती है। गलती से ओप्पो, वीवो, रियलमी उठा लो, भैया हरियाली ट्रिपल हो जाती है। तो भैया अपने को पता चलता है कि भैया इधर देखा हरियाली अलग, इधर देखा हरियाली अलग। अपने को सिंपल सा आइडिया आता है कि देखो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। वाई?
वाइब्रेंस की डिफरेंस है, दूसरा सैचुरेशन की डिफरेंस है, तीसरा ब्राइटनेस की डिफरेंस है। इन सब चीजों को फील करते हो आप डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेंसिटीज के थ्रू। तो रॉड सेल ब्राइटनेस को देखती है, ये कलर को नहीं देख पाती ज्यादा अच्छी तरह से। ऑल्दो ब्राइटनेस और कलर आइडेंटिफिकेशन ये दोनों जरूरी है एक पूरी इमेज को क्रिएट करने के लिए, बट रॉड सेल्स का ज्यादा सेंसिटिव इससे। वहीं कोन सेल्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ कलर, ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो भैया इन दोनों की कॉम्बिनेशन मिलाकर आप चीजों को देख पाते हैं। आप बोलोगे कि ओके सर, तो इसका मतलब अगर मैं अंधेरे रूम में बैठा हूं और आधी रात चल रही है, थोड़ा बहुत मून की लाइट आ रही है, तो मेरे को जो चीजें दिखनी चालू होती हैं अपने आसपास, वो किनके कारण होंगी? विच ऑफ दीज टू विल बी सेंसिटिव? दिमाग रखना, अपने ओपन रखना कि भैया वो मोस्टली रॉड सेल्स के कारण हो रहा है। दिस गाय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग लुमिनेंस या फिर ब्राइटनेस वैल्यूज। याद रखिएगा, बहुत ही लो लाइट सिनेरियो में आपको जो भी पेरिफेरल विजन या विजन मिलता है वो इनके कारण मिलता है। लाइट की अमाउंट थोड़ी बढ़ने लगेगी, जैसे सफिशिएंट लाइट आंखों में आए जिससे आप कलर देख सको, तो भैया ये दोनों साथ में काम करने लगेंगे। ये इंटेंसिटी बताएगा और ये कौन सा कलर है ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। क्लियर है? तो ये थी हॉट्स की कुछ टॉपिक्स। तो अभी तक हम लोगों ने क्या कवर किया? लेट्स रिकैप फास्टली। भैया हमने ये किया कि हमारे आंखों के आगे बल्जिंग पोर्शन है जो ट्रांसपेरेंट है। पहली बात, वो ट्रांसपेरेंट थोड़ी सी कॉन्वेक्स शेप की है, हेंस वो बाहर की स्कैटर्ड लाइट को कलेक्ट करके, डाइवर्जिंग लाइट को कलेक्ट करके हमारे आंखों में टनल करता है, एक साथ बीम बना के डालता है। उस बीम की ब्राइटनेस को रेगुलेट करने का काम कौन करती है? आइरिस करती है। यानी आइरिस जो उस ओपनिंग की साइज को बड़ी या छोटी करती है जो हमारे आंखों में रोशनी को इंटर करने देता है। वो उसके बाद रोशनी जब इंटर करती है, लाइट जब इंटर करती है हमारे आंखों में, तो जाती है लेंस के थ्रू। अब वो ऑब्जेक्ट दूर है या नजदीक है, उसकी शार्प इमेज पाने के लिए सिलेरी मसल्स उस लेंस, फ्लेक्सिबल लेंस को स्ट्रेच करके या फिर कंप्रेस करके उसकी फोकल लेंथ बदल करके हमको परफेक्टली शार्प इमेज देने की कोशिश करता है। किस पर? रेटिना पर। और रेटिना पर है लाइट सेंसिटिव सेल्स, पर्टिकुलरली रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमको कलर और ब्राइटनेस बताने में। तो अभी तक हमने इतना ही किया, एंड वी हैव लर्न्ड सम डिटेल्स अबाउट दीज टू सेल्स, कि अगर हम अल्ट्रा नाइट में चीजों को देख रहे हैं तो रॉड सेल रिस्पॉन्सिबल है हमको बिना कलर के विजन देने में, और अगर हम बहुत ब्राइट जगह पर फंस गए हैं कलर के साथ, तो हमारे आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म इनेबल करने का काम हो जाता है कोन सेल्स का। आप बोलोगे ओ दैट्स गुड। भैया ये बात ध्यान देके रखना है, एकदम अभी तक की सारी बात क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो टाइम पे स्टॉप डाल के नीचे डालिए, और या फिर क्लास में आके डाउट क्लियरेंस जरूर लेने का, कि भैया ये टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आई, एक बार और समझाने का। ठीक है? अब अपने को आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है भैया ये प्यूपिल काम कैसे करता है। तो मेरे को पक्का लगता है कि आप लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी बाहर धूप में खेलने गए होंगे। स्कूल में लंच के आसपास रिसेस हो या फिर स्पोर्ट्स पीरियड हो जाए, हम लोग खेलते हैं धूप में, और धूप में जम के खेलने के बाद जब इंडोर लैब या फिर क्लासरूम में इंटर करते हैं तो पूरा क्लासरूम अंधकार में दिखता है। अपने को कभी कभी पैर में लग भी जाती है भैया बेंच के, डेस्क के कॉर्नर से, क्योंकि अपने को पता ही नहीं चला कि एग्जैक्टली में चीजें कहाँ हैं, क्योंकि रूम में जो पहले से लाइट है वो हमारे आंखों के लिए सफिशिएंट फील नहीं होता है एग्जैक्टली में वहां हुआ क्या। तो एग्जैक्टली अगर हम लोग नोटिस करें और समझने की ट्राई करें कि एग्जैक्टली वहां क्या हुआ है, तो वहां पर यह हुआ है कि सिंस हमारे आंखों पर एक बहुत प्यारा सा आता है क्या, कॉन्वेक्स लेंस। आप जानते हो किसी कॉन्वेक्स लेंस पर अगर लाइट रेज आप डालोगे तो क्या होगा, तो एक पॉइंट पर वो फोकस होगा अगर वो फार अवे ऑब्जेक्ट से आता है। यस, अब इस कंसंट्रेशन से इस पॉइंट पर जहां पर ये होता है वहां टेम्परेचर क्या होने लगती है बेटा, बढ़ने लगती है। अब आपकी आंखें तो आंखें हैं,
और रेटिना इज अ वेरी डेलिकेट एंड लाइट सेंसिटिव सेल, और उस पार्ट को बचाना भी जरूरी है। तो आपकी आंखें लाइट की ब्राइटनेस को आइडेंटिफाई करके वो ज्यादा है कि कम है, जो आइरिस है उसको एक्सपैंड करता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है। समझ में आया? यानी आइरिस रिस्पॉन्सिबल होता है कि ओपनिंग की साइज, प्यूपिल की साइज जिससे लाइट लेंस तक पहुंचेगी उसको कंट्रोल करे। और जब आप बाहर धूप में खेल रहे होते हो तो बाहर में जो ब्राइटनेस ऑफ द लाइट है वो इतनी ज्यादा होती है कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से अपनी रेटिना डैमेज कर सकते हो, विजन को डैमेज कर सकते हो। सो फॉर दैट पर्पस हमारी आइरिस सबसे ज्यादा एक्सपैंड करती है और एरिया को कवर करती है हमारे आंखों में। और बीच की जो ओपनिंग होती है पीपल की वो छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है। सिंस बाहर में ढेर सारा लाइट है तो थोड़ा कम लाइट भी हमको चीजों की विजन बराबर देता है और ना ही हमारा आंख ओवरवेल्म होता है। लेकिन वहीं जब आप इंडोर में आते हो, आपकी अभी भी प्यूपिल की साइज वही पुरानी छोटी वाली है, लेकिन रूम में तो आर्टिफिशियल लाइट में सन इतनी ब्राइटनेस तो कभी मिलेगी नहीं। तो आपके आंखों को रीएडजस्ट होने में जो टाइम लगता है उतने देर के लिए आपके आंखों के लिए वो सफिशिएंट लाइट नहीं होती, इसलिए आपको अंधेरी लगती है। एंड सेम थिंग हैपेंस कब? जब आप बहुत रात तक सोए हो और मिडनाइट में कोई लाइट जलाए तो गजब का आंखों पर प्रेशर लगता है ओ भाई क्या हुआ, बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट है। व्हाई डज दैट हैपन? क्योंकि जब आप आंख खोलकर एक अंधेरे रूम में रहते हो तो आपकी आंखें ट्राई करती है मैक्सिमम लाइट कलेक्ट करने के लिए ताकि आपकी विजुअल एबिलिटी बढ़ सके। और उस विजुअल एबिलिटी बढ़ाने के चक्कर में सबसे ज्यादा श्रिंक कौन करता है? आइरिस ओपनिंग को बड़ी रखता है। और कौन सी ओपनिंग बड़ी होती है? प्यूपिल की। और ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करता है। एकाएक अगर लाइट ऑन होगा तो भैया पहले ऑलमोस्ट जीरो लाइट, तो रूम में थोड़ी बहुत चीजें दिखती थी, उसकी कलर नहीं दिखती थी पर शेप पता चलता था, आउटलाइन पता चलता था। अब इतनी सारी लाइट आई कि आपकी आंख प्रॉब्लम में ओवरवेल्म हो गई, इसलिए आपको आंखें ऐसी फील होती है, ग्लेयर की तरफ फील हो रहा है। हिंदी में बोलते हैं आंखें चौंधिया जाना। तो वो वाली चीजें होती है जिसमें आप ठीक से आंखें खोल भी नहीं पाते हो क्योंकि इतनी ब्राइटनेस फील होती है। तो भैया उसी ऐसे ही हमारा प्यूपिल वर्क करता है। तो प्यूपिल कैसे काम करता है? सिंपल। तो आइरिस प्यूपिल को बड़ा कर सकता है या फिर छोटा सा। प्यूपिल ओपनिंग है और आइरिस डायफ्राम है, लेयर है जो उस अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करता है, या फिर आप कह सकते हो कि प्यूपिल की साइज को रेगुलेट करता है और प्यूपिल लाइट के अमाउंट को रेगुलेट करता है। यू कैन सी इट ऑल्सो। तो आइरिस प्यूपिल को एक्सपैंड करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके कारण इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो हमारे आंखों में पहुंच रही है उसकी अमाउंट कंट्रोल की जा सकती है। जब लाइट बहुत ब्राइट होता है तो आइरिस की साइज छोटी होती है, दिस ओपनिंग्स बिकम स्मॉलर, क्योंकि ये बढ़ना चालू करता है। और ये स्मॉलर बनने के कारण लेस लाइट हमारे आंखों में इंटर करता है और हमारी आंखें ज्यादा प्रोटेक्टेड रहती है। वहीं पर जब लाइट बहुत डिम हो तो आइरिस एक्सपैंड करता है और ज्यादा लाइट हमारी आंखों में इंटर करती है। एग्जाम्पल में वही चीज है। वो आप बोलोगे एग्जाम्पल में क्यों लिखो? बच्चे बोर्ड्स में मार्क्स लाने के लिए आपके पास लिखने की स्किल और समझने की स्किल दोनों चीजें चाहिए। यानी आपको समझ में तो आई ही आए, बट हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ इज ऑल्सो स्लाइटली इंपॉर्टेंट। ऑल्दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर मैं स्लाइटली बोलूंगा क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया पूरी चीजें तो आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे अपनी लैंग्वेज में। बस यू नीड अ स्लाइट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। तो देखिए ध्यान से, नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए। मैं यहां पर थोड़ी देर 10 सेकेंड के लिए रुका हुआ हूं। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। दैट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन किसको कहते हैं? तो भैया हमारी आंखों की वो क्षमता, हमारी आंखों की वो एबिलिटी जिससे हम नजदीक की चीज और दूर की चीज भी क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। उन चीजों को की शार्प इमेज हमारे रेटिना पर बन पाती है। उस एबिलिटी को, आंख की उस एबिलिटी को अपने लोग क्या बोलते हैं? अपने लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो अगर इसको डिफाइन करें तो होगा द एबिलिटी ऑफ आई लेंस कि वो अपनी फोकल लेंथ को
एडजस्ट कर सके ताकि वो नजदीक या दूर की चीजों को देखे। अब आई लेंस तो खुद से ये करता नहीं, आई लेंस तो फ्लेक्सिबल जेली लाइक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना है। तो ये करता कौन है? तो भैया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सीलियरी मसल। हमारे सीलियरी मसल जब रिलैक्सेशन मोड में जाते हैं तो उनकी लेंथ शॉर्टर हो जाती है, और लेंथ शॉर्टर होगी तो हमारे लेंस स्ट्रेच होते हैं। यानी ये रहा हमारा लेंस, ये रहा हमारा लेंस, और ऊपर कनेक्टेड है सीलियरी मसल और नीचे कनेक्टेड है सीलियरी मसल। जब ये रिलैक्स होगा तो इसकी साइज छोटी होती है, इसकी साइज छोटी होती है, और ये दोनों तरफ से छोटी होकर स्ट्रेच होगा तो लेंस पतली होती जाती है, और लेंस जितनी पतली होगी उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही ज्यादा होगा, यानी फोकस भी उतना ही ज्यादा होगा, दूर की चीजों पर फोकस कर सकते। यानी सीलियरी मसल जब रिलैक्स होती है तो आई लेंस क्या होता है? थिन होता है और फोकल लेंथ बढ़ जाती है। ध्यान देना, इससे हम दूर की चीजें देख पाते हैं। वहीं पर जब हमको नजदीक की चीजें देखनी होती है तो हमारा जो सीलियरी मसल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी सीलियरी मसल अपनी लेंथ को बढ़ाता है, और बढ़ने के कारण लेंस प्रेस होती है और लेंस बन जाती है स्मॉलर एंड थिकर। मिड से थिक बनने को ही हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ बढ़ना, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट की रेडियस घटती है तो उसकी कर्वेचर बढ़नी चालू होती है। तो अगर देखें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जब छोटा होगा, कब? जब क्या होगा? सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और आई लेंस को कंप्रेस करके उसको थिक बनाएगी, उससे फोकल लेंथ भी घटेगी और आप नियर बाई ऑब्जेक्ट को साफ साफ देख पाओगे। फिर से समझते हैं, पावर अकोमोडेशन किसकी एबिलिटी है? आई लेंस या फिर आई की एबिलिटी, ताकि वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सके, ताकि वो देख सके नजदीक की चीजें एज वेल एज दूर की चीजें। वो कैसे करेगा? तो हम लोग पहले ही जानते हैं, सीलियरी मसल के कारण। सीलियरी मसल जब रिलैक्स करेंगे तो वो शॉर्टर इन लेंथ में जाएंगे और आई लेंथ पतली होगी और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर बढ़ेगी तो क्या होगा? तो दूर की चीजें आई के फोकस में अच्छे से आएंगी, तो दूर की डिस्टेंस चीजें ब्लरी नहीं शार्प दिखेंगी। वहीं पर जब आई लेंस, जब सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आई लेंस थिक बनेगा कंप्रेस होकर, और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटी होगी, फोकल लेंथ छोटी होगी, और नजदीक की चीजें की इमेजेस ज्यादा शार्प बन पाएंगे। हेंस अगर आप जाके एक चीज टेस्ट करो, आप एक काम करो, अपने घर में कोई भी एक राइटिंग बोर्ड हो या फिर लैपटॉप हो, उस पर बड़ी सी एक लेटर रख के दूर रखो और अपने हाथों को देखो उस लेटर के जस्ट सामने रख के। मानो कि मेरी यहाँ स्क्रीन है, स्क्रीन पर कुछ लिखा, तो मैं अपने हाथों को देखूंगा और स्क्रीन को जस्ट पीछे रखूंगा। पेरिफेरल विजन में देखोगे कि पीछे की जो स्क्रीन है वो ब्लर हो जाएगी, और वहीं पर आपको क्लियरली क्या दिखेगा? तो आपको क्लियरली दिखेगा व्हाट? तो क्लियरली दिखेगा आपको कि आपकी हाथ शार्प विजन में है, वहीं पर दूर वाली स्क्रीन ब्लरी विजन है। वहीं उल्टा करो, आप अगर ध्यान शिफ्ट करोगे उसके ऊपर तो शार्प फोकस में वो स्क्रीन पर टेक्स्ट आएगी और आपकी हाथ आउट ऑफ फोकस चली जाएगी। व्हाई डज इट हैपन सो? तो भैया उसके लिए अकाउंटेबल है हमारा सीलियरी मसल, जो फ्लेक्सिबल क्रिस्टलाइन आई लेंस की फोकल लेंथ को बदलता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके। जब वो रिलैक्स होता है तो फोकल लेंथ बड़ी होती है, लेंस पतली होती है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लेंस थिक होता है, कंप्रेस होता है, और फोकल लेंथ छोटी होती है। अगर ये समझ ले हो तो जस्ट टेक इट डाउन प्रॉपर्ली। हाँ जी बच्चे, हम लोग का पावर ऑफ अकोमोडेशन में एक छोटी सी टॉपिक और है। क्या है वो? नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई एंड फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई और दूसरा है फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। भैया अगर हम लोग आंखों को देखें अपने, तो हम लोग अगर आंखों से देखना चालू करें तो दूर की ऑब्जेक्ट जितनी बड़ी होगी हमको उतनी शार्प दिखेगी, और अगर वो दूर है और ज्यादा बड़ी होती आ रही है तो वी कैन लोकेट इट मच बेटर। तो हमारी आंखों का जो फार पॉइंट होता है वो इनफाइनाइट होता है। अब तुम बोलोगे मतलब ऑब्जेक्ट कितनी दूर भी हो उसकी लाइट हमारे आंख में पहुंचेगी और हमको शार्प इमेज बनेगा ही। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि अगर इनफाइनाइट से कोई लाइट आती है तो पक्का उसके फोकल लेंथ पर इमेज बनेगी। और ये हमारी आंख की सीलियरी मसल केपेबल होती है कि थिन एनफ लेंस को छोड़ने के लिए रिलैक्स होके, ताकि आप दूर की चीजों की इमेज शार्प बना सको। प्रॉब्लम कहाँ राइज होता है?
जब हम ऑब्जेक्ट को नजदीक लाने लगते हैं हमारी आंख एडजस्ट तो करती है पावर ऑफ एकोमोडेशन के कारण, बट एक सर्टेन डिस्टेंस पर आकर वर्क करना बंद कर देता है। एंड दैट नियर पॉइंट, जहां तक हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसके निकट लाएं, तो अगर हमारी आंख 6/6 है, नॉर्मल 100% फिट है, तो उस डिस्टेंस के करीब हम लोग देख ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए उस पॉइंट को नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई बोलते हैं, और वो इंसानों के लिए 25 सेंटीमीटर। अगर किसी इंसान का ये नियर पॉइंट और ये फार पॉइंट बदल जाए तो प्रॉब्लम है। तो बोलोगे प्रॉब्लम है माने? तो हाँ, आपने अपने आसपास देखा होगा लोगों को स्पेक्स पहने हुए, चश्मा पहने हुए। इन्हीं सब में से कोई एक पैरामीटर जो हेल्दी आई के लिए होता है, अगर वो मेंटेन नहीं रह पाए तो हम उसको आई की डिफेक्ट बोलते हैं, और हम लेंसेज या फिर ग्लासेस यूज करके उन आई के डिफेक्ट को कई लेवल तक मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता है उन लेंस से आपकी आंख रिपेयर हो गई है, जो डिफेक्ट है, जो पार्ट सही वर्क नहीं कर रहा वो वर्क करने लगेगी। नो नो नो, आपकी आंखों में जो पार्ट पहले से बिगड़ चुकी है, जो परमानेंट डिफॉर्मिटी आ चुका है, वो है। हम कोशिश करते हैं विजन को करेक्ट करने की, यानी इमेज ऐसे सही जगह पर पहुंचे कि आपको चीजें दिखने लगी। वी ओनली वर्क ऑन दैट। मोस्टली जो आई डिफेक्ट्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जिसमें पहला आई डिफेक्ट की अगर बात करें जो हमको पढ़नी है वो है मायोपिया। मायोपिया बोले तो नजदीक की चीजें दिखना लेकिन दूर की चीजें ब्लरी दिखना। नाम सुनने का, मायोपिया को हम लोग प्रेम से नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं या शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। हिंदी में अगर बोलें तो निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, यानी हमारे आंखों में कुछ प्रॉब्लम है जिससे निकट की चीजें तो दिख रही हैं पर दूर की चीजें नहीं दिख रही, यानी हमारी आंखें नजदीक की चीजों को देख सकती हैं। यानी मायोपिया में नियर बाई ऑब्जेक्ट्स एक इंसान बहुत ही क्लियरली देख पाता है, और कई बार तो एक्सेप्शनली 25 सेंटीमीटर के आगे भी देख पाता है। कहने का मतलब फार पॉइंट शिफ्ट होके आगे आ चुका है, वो इनफिनाइट पर अब नहीं रहा, इसलिए दूर की चीजें आपको दिख नहीं रही। क्लियर है समझने का? फार पॉइंट आपकी आंखों से बहुत दूर है, होता है इनफिनाइट पे होता है, अब वो फार पॉइंट इनफिनाइट पे नहीं रह पाया, यू कैन नॉट वॉच इट, और नियर पॉइंट और नजदीक शिफ्ट हो गई है। सो आपकी विजन की जो रेंज है वो लिमिटेड हो गई। सिंस आप नजदीक की चीजें ज्यादा शार्पर आप देख सकते हो, इसलिए आपको क्या बोला जाता है, आपको नियर साइटेडनेस हो गया या फिर मायोपिया हुआ। इसमें जिस इंसान को ये बीमारी हुई रहती है वो नजदीक की चीजों को बड़े अच्छे से देख पाता, समझ पाता, लेकिन दूर की चीजों को देखने पर उसको चीजें ब्लरी दिखती हैं। ये दो कारणवश होता है। पहला कारण है कि पहले तो आपकी आई लेंस की कर्वेचर ज्यादा है, यानी इसकी फोकल लेंथ दूर तक की नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा कर्व होगा उतना ही उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटी होगी। एग्जांपल दिखाता हूं, 1 मिनट समझना। यह है छोटी सर्कल, इसकी इतनी बड़ी टुकड़े को लो, यह ज्यादा कर्व दिख रहा है, थोड़ा सर्कल को बड़ा करता है, इसकी उतनी ही बड़ी टुकड़े को लो, फ्लैट दिखना चालू हो गया, और बड़ी रेडियस का सर्कल लो और ज्यादा फ्लैट दिखेगा बच्चे। तो जितनी रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ती है, यानी वो सरफेस जिस स्फीयर का पार्ट है उसकी रेडियस जितनी बढ़ेगी उतनी कर्वेचर घटेगी। और आप लेंस के बारे में काफी रिलेशन जानते हो, तो अगर किसी की एक्सेसिव कर्वेचर है तो उसका मतलब क्या है, लेस फोकल लेंथ, यानी इसकी फोकल लेंथ आंख की पहले से ही गड़बड़, इसलिए हम नजदीक की चीजें फोकस कर पाते हैं, थोड़ी दूर तक भी कर पाते हैं, लेकिन जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की बारी आती है तो हमारी आंखें उनकी क्लियर इमेज बना ही नहीं पाती। पहला तो कारण ये है। तो उससे क्या होगा बच्चे कि हमारा रेटिना पर तो इमेज नहीं बनेगा, बट कहीं और बनना चालू होगा, जिससे हमको वो शार्प विजन आएगी ही नहीं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, हमारी आई लेंस बरोबर सही है, एकदम परफेक्टली करेक्ट है, वो सही काम कर रहा है, अपनी एबिलिटी से फुल काम कर रहा है, बट प्रॉब्लम आती है हमारे आई बॉल में। हमारी आई बॉल ना क्या हो गई है बताओ, हमारी आई बॉल इलोंगेट हो गई है, वो इनलार्ज्ड है बचपन से ही, जितनी नेचुरली होनी चाहिए उससे ज्यादा। उससे प्रॉब्लम क्या होगा, अरे भैया जो इमेज रेटिना पर बननी थी वो इमेज नहीं बन रही है रेटिना पर, उसके आगे कहीं बन जा रही है, उसके पीछे कहीं बन जा रही है, तो देखेंगे कहां बन रही है, बट प्रॉब्लम क्या है वो समझेंगे सबसे पहले। आइदर आई बॉल इलोंगेट हो जाए और आइदर आपकी आई लेंस की प्रॉब्लम आ जाए, यानी आपकी आई लेंस की कर्वेचर शुरू से ही फिक्स लेवल पर ज्यादा हो जिससे उसकी फोकल लेंथ कम हो जाए, या फिर आपकी आई बॉल बचपन से ही इलोंगेट रहे। इन दोनों के कारण
इमेज रेटिना पर नहीं बनती। अब इसको कैसे करते हैं? जिसको कनकेव लेंस का यूज करके फिक्स करते हैं। क्यों कनकेव लेंस? देखते हैं। कनकेव लेंस देखेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। कनकेव लेंस अगर यूज करेंगे तो ये डिफेक्ट क्या होगा? क्लियर होगा। समझने के लिए हमको थोड़ा आगे देखना पड़ेगा। देखो समझते हैं। ये मायोपिक आई है, समझते हैं। ये हमारा मायोपिक आई है, यानी इस आंखों में दो चीजें हो चुकी। आइदर इसका आई वॉल इतना दूर है बेटा कि फोकल लेंथ नजदीक का होगा ना तभी काम करेगा, यानी फोकल लेंथ पहले से कम है, तो इसका फार पॉइंट ही यहां हो गया है, यानी इतनी दूर की ही फार पॉइंट है। इसी फार पॉइंट को क्या होना चाहिए था? इनफिनाइट होना चाहिए था, पर इनफिनाइट फार पॉइंट नहीं है इसका। ये नजदीकी चीज देख पाता है, और जब इनफिनाइट से कोई लाइट रे आती है, पैरेलल लाइट रे, तो उसकी इमेज रेटिना पर नहीं बन के रेटिना के सामने बनता है, जिसके कारण वो इमेज एक ब्लरी मेस बन के अपने दिमाग तक पहुंचती है, उनको शार्प नहीं मिलता है। तो आप बोलोगे क्या करना होगा? तो बेटा देखो, ये पैरेलल लाइट रे, ये लेंस की फोकस छोटी, तो ये क्या हो गया? समय से पहले जाकर इंटरसेक्ट कर गया। क्या हुआ? समय से पहले जाकर क्या कर गया? इंटरसेक्ट कर गया। देन व्हाट टू डू? तो इसको सॉल्व करने का बड़ा इजी तरीका है। क्या? तो इस लाइट को थोड़ा थोड़ा दूर भगा दीजिए। क्या करो? थोड़ा थोड़ा दूर भगा दो इस लाइट को। इससे क्या होगा कि कन्वर्ज करने में दिक्कत होगी। अब तुम बोलोगे वो कैसे दूर करूं? तो बेटा जब लाइट पैरेलल रहेगी और इसकी फोकल लेंथ ऑलरेडी कम है, तो ये बहुत जल्दी ही कन्वर्ज कर देगा। लेकिन अगर लाइट को मैं दूर भेजूं तो ये पॉइंट जहां पर ये कन्वर्ज हो रहा है, वो पॉइंट शिफ्ट होकर हमारी रेटिना तक पहुंच जाएगा। ऑप्थेल्मिस्ट लोग वो लोग होते हैं जो हमारे आंखों के सामने के स्पेक्स लगाते हैं और डिफरेंट फोकल लेंथ की क्या पुट करते हैं बेटा? पुट करते हैं वो लेंसेज, और देखते हैं कि उस लेंस से जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो इमेज इनफिनिट पे होनी चाहिए। ध्यान से समझना, दूर की जो ऑब्जेक्ट, जो हमारी आंखों की फार पॉइंट पर रखी हुई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट हमको दिखती है, तो हमको वही चीजें दिखेंगी जो ज्यादा से ज्यादा उस फार डिस्टेंस पर हो। पर हमारी आंखों को क्या फील होना चाहिए? वो इनफिनिट से आ रही है। तो व्हाट हैपेंस कि ऑब्जेक्ट तो फार पॉइंट पर ही रहता है। कौन सा ऑब्जेक्ट? हमारे आंखों के लिए ऑब्जेक्ट। पर वो ऑब्जेक्ट हमारे आंखों के लिए जो आया है वो किधर से आया है? लेंस ने उसको क्रिएट किया है। ये करेक्शन लेंस इमेज बनाती है यहां पर, जो हमारे आंखों के पहले वाले डिफेक्टेड फार पॉइंट के पास बनती है, और वो डिफेक्टेड फार पॉइंट की इमेज हमारी आंखों को दिखता है करेक्टली। तो गौर से देखोगे तो इनफिनिट की लाइट रेस बेंड होने से इसकी कन्वर्जिंग पॉइंट शिफ्ट होकर रेटिना पे पहुंच गई और ये डिफेक्ट करेक्ट हो गया। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड कॉनकेव लेंस। एक बार और रिकैप करता हूं, आपको समझ में ज्यादा जल्दी आएगा। इसकी फोकल लेंथ है छोटी या फिर आई लेंस है बड़ी। अगर फोकल लेंथ छोटी होगी तो नजदीक की चीज को ही फोकस कर पाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम दूर की चीजों को फोकस नहीं कर पाएगा, क्योंकि दूर की चीजों के लिए फोकल लेंथ छोटी पड़ जाएगी। दूसरी बात, अगर इनफिनिट की चीज आप दोगे तो छोटी फोकल लेंथ के कारण रेटिना के सामने ही इमेज फॉर्म कर देगा। सिंस वो लाइट सेंसिटिव सेल पर वो शार्प इमेज नहीं बनाए, तो हमारे आंखों में ब्लरी विजन जाएगा दूर के ऑब्जेक्ट के लिए। करें क्या? सिंस हमारा फार पॉइंट इनफिनिट से नजदीक पहुंच गया, तो हम ऐसी कोशिश करेंगे कि इनफिनिट पर जो असल की ऑब्जेक्ट है उसका इमेज हमारे फार पॉइंट के रेंज में बने, जिससे वो इमेज हमको हमारी आंख को दिखने लगे और हमको लगे कि हमको ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो क्या किया हमने? एक एप्रोप्रिएट पावर की कौन सी लेंस लगाई? कॉनकेव लेंस। कौन सी लगाई? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस करता क्या है? लाइट को पहले से डाइवर्ज करता है, इन पैरेलल रेस को पहले से डाइवर्ज करके रखता है, ताकि कन्वर्ज होने में ज्यादा लेंथ कवर हो और अब इमेज कहां पर बने बेटा? परफेक्टली ऑन रेटिना बने। इससे फायदा होता है कि ये देखो, लाइट को जो डाइवर्ज हो रहा है उसको हम पीछे अगर मिलाएं तो आंख की जो डिफेक्टेड फार पॉइंट है उसी रेंज के अंदर इमेज बनेगी इनफिनिट वाले ऑब्जेक्ट की। हेंस हमारा आंख उस इमेज को इजीली देख पाएगा। क्लियर है? अंडरस्टूड? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली राइट डाउन करो। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया। अब इसमें क्या होता है? तो भैया ये जस्ट मायोपिया का उल्टा है। कहने का मतलब क्या कि हमको नजदीक की चीजें अच्छी नहीं दिखती हैं, लेकिन दूर की चीजें भरी चंगी दिखती हैं।
प्रॉब्लम क्या हुआ है भाई? तो आइदर हमारे आई लेंस की फोकल लेंथ बहुत बड़ी है या फिर आई लेंस की कर्वेचर शुरू से ही बहुत कम है, यानी लेस कर्वेचर। छोटी कर्वेचर होने से आई लेंस फ्लैटर होता है और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकल लेंथ ज्यादा लंबी होती है। देखा था हमने एग्जांपल के थ्रू। यानी इसमें दिक्कत अलग है। फोकल लेंथ तो बड़ा होने के कारण जब हम दूर के ऑब्जेक्ट देखते हैं तो लाइट रे ना रेटिना पर कटती है कन्वर्ज होने के बाद, ना रेटिना के सामने कटती है या कहीं रेटिना के पीछे जाके कटती है। एंड सिंस इमेज रेटिना के पीछे बनाए तो शार्प इमेज दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाती। तो भैया आइडेंटिफाई कैसे करें पहले कि किसी इंसान को ये दिक्कत है? तो भैया वो इंसान ना, मानो उसके पास कोई बुक है, कोई अखबार है, कोई न्यूज़पेपर है, अगर वो इंसान उस न्यूज़पेपर को ऐसे करके देख रहा है तब उसको सही दिख रही है। उसको यहां पर धुंधली दिखती है बट यहां पर ईज आता है उसको देखने में, तो समझ जाओ कि उस इंसान को जरूर ना जरूर हाइपरमेट्रोपिया हुआ है या दूरदृष्टि दोष हुआ है या फिर फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस हुआ है। कहने का मतलब वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को ज्यादा अच्छे से ज्यादा क्लियरली देख पाता है एज कंपेरिजन टू नियर बाई ऑब्जेक्ट। क्योंकि नियर बाई ऑब्जेक्ट हम 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं, ये इंसान 50 सेंटीमीटर तक भी नहीं देख पाता, 1 मीटर तक भी नहीं देख पाता, पर 1.5 मीटर से आगे वाली चीजें इसको बराबर दिखती हैं। समझने का यानी जो नियर पॉइंट होता है वो काफी दूर भाग गया है, वो 25 से भी दूर भाग गया, और फार पॉइंट अभी भी इन्फिनिटी है। समझ में आया? फार पॉइंट अभी भी इन्फिनिटी है बट नियर पॉइंट दूर भाग गया। समझ में आया? तो यही है। अब आगे आते हैं कि पहली बात तो है कि आंखों की फोकल लेंथ बहुत बड़ी हो जाने से यह समस्या हो सकती है। हो सकता है लेंस जब क्रिस्टलाइज होकर फॉर्म हुआ होगा तभी से ये डिफेक्ट स्टार्टिंग में है, पर यह भी तो हो सकता है कि बचपन से ही उस इंसान की आईबॉल भी बहुत छोटी हो, यानी आईबॉल समय से पहले जहां जितनी बड़ी आईबॉल लॉन्ग होनी चाहिए तो उतनी है ही नहीं। तो भैया इमेज तो सही जगह बन रही है जहां रेटिना को होना चाहिए था, रेटिना उससे पहले आ जा रही है, इसलिए इमेज पीछे बन रही है। इन बोथ केसेस यू विल हैव सेम काइंड ऑफ इशू कि भैया नजदीक की चीजें नहीं दिखेगी और दूर की चीजें साफ साफ दिखेंगी। आइदर आई लेंस की फोकल लेंथ बहुत बड़ी हो तब हाइपरमेट्रोपिया, या फिर आई बॉल शॉर्टर हो तब हाइपरमेट्रोपिया, या फिर दोनों हो जाए तो हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर है? अब इसकी करेक्शन कैसे करते हैं? तो बेटा करेक्शन समझने के लिए हमको रे डायग्राम पर समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है रोशनी में। बेटा देखो, नियर पॉइंट ये ज्यादा हो गया किससे? मोर देन व्हाट? 25 सेंटीमीटर। इस डायग्राम को समझने के लिए आपको ऐसे करना ही पड़ेगा। आप बोलोगे सर क्यों लिखा आपने इस पर ये चीजें? रुको एक बार और क्लियर देख देता हूं। Why did you write those things? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि असल में क्या हो रहा है यहां पर। अब चलिए, ये रहा हमारा हाइपरमेट्रोपिक आई, यानी हाइपरमेट्रोपिया मेरे को है और ये मेरी आंखें हैं, सिलियरी मसल अपना काम कर रही हैं, पर इनहेरेंटली बाय डिजाइन मेरी आंख की फोकल लेंथ ज्यादा है। तो मेरी जो नियर पॉइंट होगा वो काफी दूर होगा किससे? एक्चुअल नियर पॉइंट से, नॉर्मल आई के नियर पॉइंट से, जहां जितना नजदीक तक मेरे को दिखना चाहिए था उससे काफी दूर होगा मेरा नियर पॉइंट। इससे ये दिक्कत होगी कि मेरे को ऐसे देखने पर चीजें तो दिखेंगी, पर यहां पर लाके देखने पर चीजें दिखनी बंद हो जाएंगी। तो व्हाट टू डू? तो उसी बात को शो करने के लिए यहां पर दो डायग्राम। ये है कि जो डिफेक्टेड आई है उसकी नियर पॉइंट 25 से बहुत दूर चली गई है, यानी 25 पर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसका इमेज रेटिना के पीछे बनता है क्योंकि इसकी फोकल लेंथ हाई है इसके कारण से, और दूर की ऑब्जेक्ट, दूर की इमेज रेटिना पे बनती है। तो दूर की चीजें तो विजिबल है पर नजदीक की चीजें धुंधली हो जाती है। तो क्या किया जाए बच्चे? तो इसके लिए बहुत ईजी है, कुछ भी ऐसा एलिमेंट यहां पर डालो आप जिससे ये लाइट समय से पहले कटना चालू कर दे, मिलना चालू हो जाए। इससे होगा क्या बेटा? सिंस ये कन्वर्जेंस ज्यादा फास्टर होगी तो इस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज इस आंख के डिफेक्टेड नियर पॉइंट के रेंज में आ जाएगी, जिससे ये आंख इनहेरेंटली तो सही नहीं होगा पर ये आंख अब देख पाएगा। कहने का मतलब इस आंख को ये फील होगा कि जो लाइट आ रही है इस लेंस के बाद, ये लेंस जो हमने करेक्शन लगाया वो लाइट मेरे
डिफेक्टेड नियर पॉइंट से आ रही है, इसलिए मेरी आंख देख पा रही है, पर असल में ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ रहेगा? एक्चुअल नियर पॉइंट पर रखा हुआ रहेगा। तो समझने का फिर से अपने लोग बात करते हैं, ये मायोपिक आई है, इसकी नियर पॉइंट शिफ्ट हो गई है दूर पर, यानी दूर की ऑब्जेक्ट को ये आंख अपना नियर पॉइंट अब कहता है, क्योंकि इसकी आंख की जो लेंस है या फिर आईबॉल है, आईबॉल या छोटी है या लेंस की फोकल लेंथ बड़ी है। बट जब हम एक्चुअल नियर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को लाते हैं तो उसकी इमेज फोकल लेंथ बड़ी होने के कारण या फिर आईबॉल छोटी होने के कारण या आईबॉल के पीछे बनता है। इसको आगे शिफ्ट कैसे करें? तो इस ऑब्जेक्ट उसके बीच में कोई ऐसा एलिमेंट लगाना होगा, कोई ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लगाना होगा जो लाइट को जल्दी कन्वर्ज करवाए, और कन्वर्जिंग लेंस इज द मोस्ट थिंग। तो हम यहां कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस अगर लगाएंगे तो एक कमाल की चीज होगी, क्या? कि लाइट कन्वर्ज होगी और नजदीक की चीजें दिखने लगेंगी। नजदीक की चीजें दिखने हमारी आंखों को लगेंगी, क्योंकि जो नियर पॉइंट की लाइट हमारे आंखों के पीछे जाके कटी थी, अब पहले ही कटनी चालू हो रही है परफेक्ट। किस पर? हमारे रेटिना पर हमारा आंख को एक्चुअली में क्या फील हो रहा है कि ये लाइट रे अभी भी कहां से आ रही है बेटा? यहां से आ रही है, जो डिफेक्टेड आई की नियर पॉइंट थी। इसीलिए करेक्शन में ध्यान देना, करेक्शन की एक बार समरी कर लेते हैं। मायोपिया, मायोपिया, ध्यान देना, मायोपिया नियर ओके, फार नॉट ओके। मायोपिया में नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। और करेक्शन क्या है? करेक्शन है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। वहीं पर हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में नियर नहीं दिख पाता पर फार परफेक्ट दिखता है। और करेक्शन क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। मायोपिया में इमेज कहां बनती है और हाइपरमेट्रोपिया में इमेज कहां बनती है? देखिएगा, मायोपिक इमेज कहां बनती है बताता हूं। मायोपिक इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है। ध्यान देने की बात है ये सारी चीजें। और हाइपर मेट्रोपिया से पीड़ित आई जो होती है उसमें बिहाइंड दी रेटिना बनती, और करेक्शन भी उसी टाइप से बनता है, उसी तरह का करेक्शन चूज किया जाता है जो इन दोनों प्रॉब्लम को फिक्स कर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू वांट देन राइट डाउन दिस कंक्लूजन। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो इस चैप्टर की नेक्स्ट टॉपिक प्रेसबायोपिया और प्रिज्म और इन्वायरमेंटल रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तब तक के लिए बाय बाय, फिर से मिलते हैं। थैंक यू।